साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत चैप्टर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। और देखिए, जो भी चीजें आपको ऑप्शन में मिलेंगी, मतलब जैसे ये मान लीजिए एक थ्योरी है, इसमें से जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उनको मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा विद्युत धारा क्या है। तो देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र I बराबर Q बटे T हो जाएगा, मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाएगा और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ये विद्युत धारा से बनने वाले 5 सवाल हैं। अब आप कहेंगे पांचवा कौन सा है? 1 2 3 4 5, फिर 6 सवाल कहिए कि विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है। तो यह इलेक्ट्रॉन या आयनों की गति के कारण उत्पन्न होती है। यह भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ओम के नियम से संबंधित सवाल यह पूछा जाता है, ओम का नियम किस वर्ष दिया गया? तो सन 1828 ईस्वी में दिया गया। किसके द्वारा? जर्मन के भौतिक विज्ञानी हैं जॉर्ज साइमंस ओम साहब ने ओम का नियम दिया। और ओम के नियम के हिसाब से विद्युत धारा तथा विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि विद्युत धारा विभव के सीधी सीधी समानुपाती होती है। यह चीज आपको ऑप्शन में मिलेगी ओम के नियम से। आगे देखते हैं। ये नियम मैंने लिख दिया है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र रहेगा इसका V बराबर IR, ये भी ऑप्शन में आपको दिया जाता है। और अगर पूछा जाए कि V और I के बीच का जो ग्राफ होता है ये कैसा होगा, तो आपका उत्तर होगा यह एक सीधी रेखा होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। ओम के नियम की सीमाएं पूछी जाती हैं तो आप याद रखेंगे कि यह केवल ओमीय चालकों के लिए लागू होता है। ओमीय चालक जैसे आप बात करें चांदी, तांबा आदि। बाकी डायोड, ट्रांजिस्टर यानी कि जो गैर ओमिक चालक हैं और उच्च तापमान पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो सवाल आएगा ओम का नियम किसके लिए लागू नहीं होता? तो आप कहेंगे डायोड, ट्रांजिस्टर या ऐसा कोई भी चालक जो गैर ओमिक होता है। और गैर ओमिक चालकों के लिए ग्राफ V और I के बीच का जो ग्राफ है यह रैखिक नहीं होता है। तो ये सभी सवाल आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाले अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यह किस पर निर्भर करता है? तो यह तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तार की लंबाई के साथ इसका सीधा संबंध है। सीधे संबंध से तात्पर्य है लंबाई के बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, जबकि क्षेत्रफल के साथ उल्टा संबंध है। उल्टे संबंध से तात्पर्य है यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तापमान के साथ में तापमान बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी कि मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आगे देखते हैं प्रतिरोध। देखिए, ये तो बात हो गई धातुओं की। धातुओं को ही हम चालक भी कहते हैं, लेकिन चालकों के अलावा और भी सामग्री मौजूद होती हैं, जैसे अर्धचालक या कुचालक। तो अर्धचालक और कुचालकों के साथ क्या होता है? देखिए, ये हमने पढ़ लिया कि तापमान वृद्धि के साथ चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन दोस्तों अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान वृद्धि से कम होता है, जबकि कुचालकों का प्रतिरोध पर ताप वृद्धि का कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लिख देंगे नो चेंज, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे आप नो चेंज, यानी कि कुचालक जो है उनका तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि विद्युत अपघट्य जैसे कि बैटरी का सॉल्यूशन हो गया, NaCl हो गया, H2SO4 हो गया आदि का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से घट जाता है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे। ताप बढ़ाने पर अयस्कों का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, और यह फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिरोध का, जिसमें इसको बोलेंगे रो, और रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहा जाता है, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए साथी, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोध धातु के तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता धातु के तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। यह आपको फर्क याद रखना है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं कि प्रतिरोधों को कई बार हम जोड़ते हैं, और यदि आप उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा
यह सारे प्रतिरोधों का सम हो जाएगा, योग हो जाएगा। यानी कि जैसे अगर आप 2-3 प्रतिरोधों को जोड़ें श्रेणी क्रम में तो उन सभी को सीधा सीधा जोड़ देंगे, यहां से सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा। और अगर आप उन्हें देखिए समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, यहां पर आप जोड़ रहे हैं उन्हें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में आप उन्हें 1 के साथ में जोड़ेंगे, यानी कि 1/r इक्वल्स टू 1/r1, 1/r2, 1/r3। अब देखिए आप सभी से समांतर और श्रेणी के फायदे पूछे जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में आप याद रखेंगे कि प्रतिरोध परिपथ में बहने वाली धारा विभिन्न प्रतिरोधों की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि धारा एक समान होती है, जबकि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बट जाता है। यानी कि श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहती है और विभवांतर बट जाता है, जबकि श्रेणी क्रम में कुल विभव मैंने लिख दिया यहां पे बट जाएगा, जबकि समांतर क्रम में इसका उल्टा करेंगे। देखिए समांतर क्रम में प्रवाहित धाराएं बट जाती हैं, जबकि विभव एक समान रहता है, यानी कि विभव स्थिति पर निर्भर नहीं करता, मतलब ये सभी के लिए एक समान रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए समांतर और श्रेणी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब प्रतिरोध के बाद आगे चलते हैं चालकत्व पर। देखिए प्रतिरोध के उल्टे को हम चालकत्व कहते हैं, रेजिस्टेंस के उल्टे को हम कंडक्टेंस कहते हैं। देखिए चालक के विद्युत प्रतिरोध के उल्टे को हम चालकत्व कहते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। यह प्रतिरोध का उल्टा है और इसका मात्रक मोह या सीमेंस होता है। तो प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होगा, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट आता है चालकता यानी कि कंडक्टिविटी। देखिए प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व है, प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता है, कंडक्टिविटी का उल्टा रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस। तो चालकता चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। इसका मात्रक ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, या इसी को हम साइमंस मीटर इनवर्स भी कहते हैं। साथियों चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ये फैक्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। अयस्क के बारे में भी मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कौन होते हैं सुचालक। तो ऐसे चालक जिनमें विद्युत बहुत अच्छे से प्रवाहित हो सकती है उन्हें हम सुचालक कहते हैं। इसके उदाहरण हैं चांदी, तांबा, अम्ल, क्षार, लवण और जलीय विलयन। देखिए चांदी सबसे बेस्ट चालक है। यह भी एक सवाल पूछा जाता है कि सभी चालकों में सबसे अच्छा चालक कौन है, तो सबसे अच्छा चालक साथियों चांदी है। अर्धचालक जिनकी चालकता चालक और कुचालकों के बीच में होती है, यानी ये चालकों से कम चालक होते हैं लेकिन कुचालकों से ज्यादा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अचालक कौन होते हैं, जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश ना के बराबर प्रवाहित होता है, जैसे कि सूखी लकड़ी, रबड़, कागज, शुद्ध अशुद्ध जल आदि। ये सभी विद्युत के अचालक होते हैं। साथियों विद्युत शैल एक छोटा सा टॉपिक है और आप सभी ने अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी में बैटरी या शैल को इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। तो शैल में केमिकल भरे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। यानी कि शैल एक ऐसा यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक विभवांतर उत्पन्न करता है। यह सवाल पूछा जाता है कि एक परिपथ में शैल क्या करता है, तो एक परिपथ में शैल विभवांतर को उत्पन्न करता है। यह बात आप याद रखेंगे। सेल दो तरह के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं ड्राई सेल, लेक्लांशी सेल। द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं लेड अम्ल बैटरी या लिथियम आयन बैटरी। ये प्राथमिक और द्वितीयक सेल के कुछ उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों एक छोटा सा टॉपिक आता है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बल हो, ये कोई बल ना होकर एक तरह का वोल्टेज है। बैटरी जितना वोल्टेज प्रवाहित करती है या जितनी धारा उत्पन्न करती है, देखिए बेसिकली धारा वोल्टेज की वजह से ही प्रवाहित होती है, इसलिए दोनों को एक साथ बोल दिया जाता है। उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सवाल आ सकता है कि बताइए विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो ये एक बल नहीं है, ये एक वोल्टेज है। आप सब इतना याद रखेंगे। साथियों अगला टॉपिक आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखिए जब किसी जगह पर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अणु और इलेक्ट्रॉनों के बीच टकराव होता है। जैसे कॉपर का तार है, उसमें अपने कुछ अणु हैं और इलेक्ट्रॉन आपने भेजे। विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का भेजना है,
तो इनके बीच में टकराव होता है और इसी टकराव के कारण क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। साथियों, तापीय प्रभाव किस कारण से होता है, यह भी आप लिख लेंगे। तापीय प्रभाव का मुख्य कारण जो रहता है, यह रहता है अत्यधिक प्रतिरोध। जब किसी चालक का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें अधिक विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे देखिए, इसके बारे में हमें किसने बताया? तो इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक हैं जूल, और उन्होंने ही हमें एक नियम दिया जिसे जूल के ऊष्मा का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार H बराबर I² RT। देखिए दोस्तों, इसको भाषा में लिखने का तरीका, ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ऊष्मा प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, ऊष्मा समय के अनुक्रमानुपाती होती है। ये 3 पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। आगे हम देखें तो विद्युत धारा के ऊष्मा प्रभाव का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब, हीटर और फ्यूज, इन सभी का प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। इसको आप उच्च ही कहेंगे, सबका प्रतिरोध उच्च रखा जाता है, हाई रखा जाता है। जबकि गलनांक विद्युत बल्ब और हीटर का उच्च रखा जाता है, ये बहुत हाई गलनांक है। जबकि इसका गलनांक निम्न रखा जाता है, क्योंकि फ्यूज में हम चाहते हैं कि फ्यूज का तार जल्दी से पिघल जाए। सवाल आता है, विद्युत बल्ब का तार किसका बना होगा? टंगस्टन का। विद्युत हीटर नाइक्रोम का, और फ्यूज का वायर लेड, टिन और मिश्र धातु का बना हुआ होता है। ये सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक है, इसलिए इसे बल्ब के तंतु के रूप में उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक है, इसलिए विद्युत हीटर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, फ्यूज तार में हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पिघल जाए, इसलिए परिपथ को सुरक्षित करने के लिए इसका गलनांक कम रखा जाता है। साथियों, अगला टॉपिक आता है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विद्युत परिपथ का तात्पर्य है कि किसी धारा के एक बंद मार्ग को, यानी मान लीजिए आपने एक बल्ब जलाया हुआ है किसी बैटरी की मदद से, तो ये एक बंद मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसे ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी इसमें लगा दिया जाता है। तो यह पूरा अरेंजमेंट एक विद्युत परिपथ कहलाता है। मुख्य बात क्या है आपको याद रखनी है, धारा का एक बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। अगर यह तार यहां से टूटा हुआ है, यानी कि धारा यहां से चलने के बाद में यहां नहीं आ पा रही है, तो यह एक विद्युत परिपथ नहीं कहा जाएगा। साथियों, आगे देखें, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। देखिए, कुछ प्रतीक आपसे पूछे जाते हैं, कुछ सिंबल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा शेल का सिंबल क्या है, तो दोस्तों शेल का प्रतीक ये रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे सेल आप मिला दो तो बैटरी बन जाएगी। अगर जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चटकनी, उसको विज्ञान कहता है कुंजी। अगर कुंजी खुली है तो यह निशान रहेगा, बंद के लिए बीच में एक डॉट लग जाएगा। तार अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी छील के आपने गांठ लगाई है, तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर तार बगैर जुड़े एक दूसरे के ऊपर से बस क्रॉस हो रही है, तो इस तरीके का निशान आप बनाएंगे। विद्युत बल्ब के ये दोनों सिंबल रहेंगे, प्रतिरोध का ये सिंबल रहेगा। ऐसा प्रतिरोध जिसे बदला जा सके, उसमें प्रतिरोध के बीच से तीर का निशान लगा देंगे। एमीटर के लिए बीच में ए लिख देंगे, और वोल्ट मीटर के लिए दोस्तों बीच में वी लिख देंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, विद्युत शक्ति यानी कि पावर। तो किसी भी परिपथ में विद्युत शक्ति का जो सबसे पहला सूत्र होता है, यह होगा पावर बराबर वी गुणा आई। वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति के और भी कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे पावर बराबर I² R भी हो सकता है और V² R भी हो सकता है। दोस्तों, नीचे यहां लिखा हुआ है कि विद्युत शक्ति की SI इकाई वॉट होती है, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा विद्युत शक्ति के कुछ और भी मात्रक हैं, जैसे किलोवाट में 1000 वाट, मेगावाट में 10⁶ वाट, गीगावाट में 10⁹ वाट। विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति होता है, जो मशीनों की शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। दोस्तों, यही मैं एक बात आपसे क्लियर कर देता हूं। अच्छा, आगे चलिए, वही है। देखिए, विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या है, यानी कि जिस मात्रक के साथ विद्युत शक्ति को बेचा जाता है। तो विद्युत शक्ति ना कहकर आप इसे ऊर्जा कहें, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। सवाल यही आएगा, किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक नहीं होता, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, और यह व्यापारिक मात्रक होता है। सवाल पूछा जाएगा 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, तो साथियों 3.6, यह दशमलव आएगा। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10⁶ जूल होते हैं। यह पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा
के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए जो भी विद्युत शक्ति के सूत्र हैं, कितने सूत्र हैं विद्युत शक्ति के? पावर बराबर V गुणा I, पावर बराबर V स्क्वायर बाई R, और पावर बराबर I की जगह V बटे R रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन सभी सूत्रों में जैसे V इंटू I हो गया, ठीक है, तो इन सभी सूत्रों में अगर मैं T की गुणा कर दूं, इसमें T की गुणा कर दूं, इसमें भी T की गुणा कर दूं, तो यह विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो बस आपको क्या कर देना है, T की गुणा कर दी है शक्ति के किसी भी फॉर्मूले में, और यह विद्युत ऊर्जा का सूत्र बन जाएगा। यानी कि विद्युत ऊर्जा के सूत्र अब बन जाएंगे I स्क्वायर RT और V स्क्वायर बाई R इंटू टी, यानी T का गुणनफल करते ही है विद्युत ऊर्जा के सूत्र बन जाते हैं। तो साथियों ये थे आप सभी के लिए विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक चैप्टर से बनने वाले सीधे सीधे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अतिरिक्त बचे हुए टॉपिक आपको बुक में दिए गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।